हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से गुप्त साम्राज्य। इससे पहले आपको 20 टॉपिक मैंने करा चुका हूं और सभी टॉपिक का लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप आराम से वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ उनका एमसीक्यू भी वीडियो में ही दिया गया, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इस वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगा सभी क्वेश्चन का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले पेपर के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए कि गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी, ठीक है, तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों की सामंत माने जाते थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। 240 से 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। 280 से 320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो कि 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और सबसे पहले इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो श्रीगुप्त ने किया था। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर वहां पे हमें चंद्रगुप्त प्रथम को टिक करना होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा अच्छे से, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब गुप्त संवत की अगर पूछा है कि गुप्त संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी, 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको स्टार्ट किया था गुप्त संवत की, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त होते हैं। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है और इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यहाँ पे ये याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त है इनको अलग अलग उपाधियां भी दी गई। सबसे पहला उपाधि ये कि भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। और जो कि स्मिथ जो थे, विलियम स्मिथ, इन्होंने ये उपाधि दी थी। ये पॉइंट पूछा जाता है। अब यहाँ पे इनकी और भी जो उपाधि थी, जैसे कि अश्वमेघ कर्ता की उपाधि, विक्रामंक की उपाधि, साथ ही साथ परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। कवि राज के रूप में भी इसे जाना जाता था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जाना गया, तब माना गया ऐसा, ठीक है। दिखाए जाने से अनुमान ऐसा लगाया जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी जो कवि था वो हरिसेन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है, ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान आया था, जो कि चीनी बौद्ध यात्री था, राइट। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और सबसे फेमस जो उपाधि थी विक्रमादित्य की, वो इन्होंने ही धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, याद रखेंगे। साव जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रणीय थे, ठीक है। साथ ही साथ कालिदास के अलावा जैसे कि धन्वंतरी पूछा था कि किसके दरबार में थे ये, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ये पॉइंट याद रखना है। साथ ही साथ अमर सिंह थे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले वारामिहिर याद रखना है। तो ये सारे जो है वो इनके नवरत्न में से एक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करा था। वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांसा साथ ही साथ एवं शब्द का प्रकांड जो कि पंडित एवं कवि भी था। तो यहाँ पे बस ये याद रखना कि वीरसेन जो है वो किसका सचिव था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में कुमारगुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त को माना जाता है, जिसने कुमारगुप्त जो है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये हम जानते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके और अच्छे से प्रिपरेशन कर सके।
कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुडों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या फिर प्रांत थी, जिसके शासक को उपरिक कहा जाता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उपरिक जो होते थे कौन होते थे, तो प्रादेशिक इकाई के शासक, ठीक है, उपरिक कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या फिर बाट कहा जाता था, चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडापसिक, ठीक है, दंडापसिक कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और इसके बाद देखें तो गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि गुप्त काल में भू राजस्व जो था कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है, गुप्त काल में बलात् श्रम यानी विस्ट्री राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर के रूप में भी जाना गया। अब देखिए, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जैसे कि जो क्षेत्र था वो कृषि करने योग्य भूमि को कहते थे। वास्तु जो था वो वास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। चारागाह भूमि यानी पशुओं के चारा के योग्य भूमि को कहते थे। सील जो होता था ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, जैसे परती हम जानते हैं वैसे यहाँ पे कह सकते हो, जिसमें परती तो हम वैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर मतलब कोई कुछ चीज उगाई नहीं जा सकती है, उसको परती बोलते हैं। लेकिन सील ऐसा था जहाँ पर जोतने योग्य नहीं होता था। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपृहत, ऐसी भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो जंगली होते थे। ठीक है, जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि गुप्त काल में उज्जैन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र के रूप में उभरा। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, मतलब सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो यहाँ हिंद शासक थे उन्होंने किया था। फिर उसके बाद शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी करने, जो कि हमने देखा था कुषाण के समय में हुआ। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा यहाँ पे गुप्त राजाओं के द्वारा जारी होता है। और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे और चांदी की मुद्रा को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। ये कई बार पूछा जाता है, रूपक। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, जो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ करके इनको याद रख सकते हैं। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भुमरा में है, पार्वती मंदिर नैना ठाकुर मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आता है खो जो है नागौद मध्य प्रदेश में शिव मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। लेकिन मैं कहूँगा कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति के अंतर्गत देखने को मिलता है। पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं होती थी उसे गणिका कहते थे, और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट ये है, जैसे कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है, जो कि ईंटों के द्वारा निर्मित था। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशला कहा गया। इस चित्रशला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महाविनिष्क्रमण गृहत्याग की घटना थी, और महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु की घटना थी। घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अजंता की गुफा महायान शाखा से संबंधित होगा। ठीक है,
गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित या फिर लिखित पंचतंत्र जो है वो संस्कृत में बहुत ही फेमस था, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है, राइट। अब देखिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। फिर आते हैं वरामिहिर। ये इनकी जो रचना है बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक, इनकी ये रचनाएं हैं। पूछा जाता रहता है पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। वरामिहिर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुप्त काल में पलकांड ने पशु चिकित्सक का हस्त्यायुर्वेद लिखा है। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। याद रखिएगा, गुप्त काल की शासकीय भाषा थी संस्कृत था। और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये का कहते थे और स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे, दिनार कहा जाता था, ठीक है, दिनार, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। और ये ग्राम अनुदान देने की, भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है वो सतवाहन के समय में स्टार्ट हुआ था, ये हमने देखा था। शूद्रक के द्वारा लिखा गया नाटक मृच्छकटिकम या फिर माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का भी प्रेम वर्णित है, ठीक है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है इसे। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, तो शूद्रक है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। यहाँ गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। तो ये थोड़ा सा नाटक है देवी चंद्रगुप्तम के बारे में, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालिदास की जो कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, ये द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है और ऐसी प्रथम रचना माना जाता है भगवत गीता को। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने गुप्त काल को अच्छे से देखा और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अब बारी है एमसीक्यू की, तो चलिए फिर फटाफट एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं आप कितना सही करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं श्रीगुप्त। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगर यहीं पे प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में हमने आपको बताया था वास्तविक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक, ये भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो फिर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता। सेकंड प्रश्न आता है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे, तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने सबसे पहले धारण किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे करेक्ट होगा। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, जो कि बिल्कुल सही भी है, और उसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो बताइए। सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 से 320 ईस्वी में, बिल्कुल सही है, 319 से 320, ठीक है, ये याद रखेंगे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में सोने के सिक्के, सोने के नहीं, यहाँ पे
चांदी का सिक्का था, ठीक है, चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो ये पॉइंट गलत होगा और हमें असत्य बताना था, ऑप्शन सी होगा। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, ये तो करेक्ट है ही। अगला प्रश्न आता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के रचनाकार की बात करें तो हम यहाँ पे हरिसेन बिल्कुल सही होगा, जो कि इनके दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में खगोल वैज्ञानिक कौन थे? खगोल वैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वरामिहिर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी वरामिहिर। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो वो कौन होंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को दिखाया गया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने शकों पर विजय के बाद, ठीक है, शकों पर विजय के बाद। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ जो 380 में राजगद्दी पर बैठा था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न क्या आता है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है वो किसके शासन काल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, यहाँ पे सी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे? तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके बनाया गया कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पे धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के प्रमुख केंद्र के रूप में कौन प्रसिद्ध था? पाटलिपुत्र और उज्जैनी, ठीक है, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम यहाँ पे करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बताइए कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गोविंद गुप्त या फिर कुमार गुप्त के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील का पुनरुद्धार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सुदर्शन झील यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। हुडो का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? जो हुडो का आक्रमण है किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी कौन को क्या कहा जाता था? पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपासिक, ठीक है, दंडपासिक यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा कथन असत्य है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, करेक्ट है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे, ये भी करेक्ट है। गुप्त काल में भू राजस्व का उत्पादन का 1/2, जी नहीं, 1/4 से 1/6 था, हमने देखा था, तो यहाँ पे गलत होगा ऑप्शन सी। और सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का तो इस्तेमाल होता ही था। अगला सवाल, गुप्त राजाओं द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया है और चांदी की मुद्रा को रूपक कहा गया, तो यहाँ पे बी हो जाता है। गुप्त काल में विष्टि से क्या तात्पर्य है? जो विष्टि था वो आपका बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड जो लेबर कराया जाता था, जबरदस्ती का, उसे कहा जाता है विष्टि, ठीक है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो एरड़, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख से, राइट आंसर बी होगा। गुप्त काल में वृद्ध वेश्याओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें कुटनी कहा जाता था, ठीक है, कुटनी, वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहते थे। गुप्त राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? इनका राज्य चिन्ह गरुड़, ठीक है, गरुड़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित था? ये बेतवा नदी के तट पर, ऑप्शन सी। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, गुफा 16-17 गुप्तकालीन है और ये बौद्ध धर्म के हीनयान महाशंखा से, जी नहीं, हीनयान नहीं, महायान शाखा से संदर्भ था, ठीक है, महायान होगा, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड वाला गलत है, केवल एक सत्य होगा। अगला है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है जिसे संसार का दूसरा सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ के रूप में माना जाता है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन सी। न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना करते हुए किसने कहा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? ये बात किसने कहा था? तो ब्रह्मगुप्त यहाँ पे करेक्ट होगा, सी, ब्रह्मगुप्त। अगला सवाल है कि गुप्त राजाओं का राजकीय भाषा बताइए क्या था?
गुप्त राजाओं का राज्य जो शासकीय भाषा था, सॉरी शासकीय भाषा, वो है संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? मैंने बताया था चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे। मंदिर बनाने का कला का जन्म जो है वो गुप्त काल में ही माना जाता है। सी राइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो है वो गुप्त काल में करेक्ट है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट कह रहा है कि मृच्छकटिकम नामक नाटक की लेखक कौन है? ये बहुत बार पूछा था मृच्छकटिकम। तो शूद्रक, यहाँ पे शूद्रक जो है ये याद रखिएगा, शूद्रक ऑप्शन बी। ठीक है, शूद्रक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अब आता है कि विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तन नामक नाटक किस गुप्त राजा की कहानी है? किस गुप्त राजा की कहानी है? तो इसमें रामगुप्त की कहानी है। सी करेक्ट होगा, रामगुप्त। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए, मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माटी का खिलौना गाड़ी। ठीक है, मिट्टी का खिलौना गाड़ी, यहाँ पे बी करेक्ट है। कुल मिलाकर 36 क्वेश्चन हमने देखा। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि 30 में से आपने कितना स्कोर किया, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इस तरह की रेगुलर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।